अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इफेक्टिव पोटेंशियल देखेंगे क्या होता है, फिर उसकी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट्स को समझेंगे। ठीक है, यानी ऑर्बिट्स की शेप को देखेंगे कि क्या-क्या मुमकिनात वैल्यू हो सक मुमकिनात शेप हो सकती हैं। फिर इसी में देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट अंडर द सेंट्रल फोर्स कैसे देखी जा सकती है। तो ये आज का हमारा मेजर टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं। तो मेजर हेडिंग होगी इफेक्टिव पोटेंशियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्बिट। हम एक चीज लेके चलते हैं। लेट्स एक पार्टिकल है जिसका मास म्यू है, आपके टोटल एनर्जी ई है उसकी सेंट्रल फोर्स के तहत, और इफेक्टिव पोटेंशियल लेट्स से हम नाम दे देते हैं कि दैट इज इक्विवेलेंट टू वी है। तो जनाब, अब आपने ये जो इक्वेशन वन लिखी है, ये बुनियादी तौर पे आपने इंटीग्रल ऑफ मोशन पढ़ा था। जहां पे आपने इंटीग्रल मोशन पढ़े थे तो आपके पास ये दो इंटीग्रल ऑफ मोशन आए थे, तो ये उनमें से एक है। तो यहाँ पे ई एनर्जी है 1/म्यू आर डॉट स्क्वायर, एक तरह से काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 1/2 L स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर प्लस वी आर। तो ये अब आपके पास ये टर्म पोटेंशियल एनर्जी के लिए जाहिर कर रही होती है। हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी का इंटीग्रल है उसे हम वन डायमेंशन में रिड्यूस कर सकते हैं आर के लिए। यानी जैसे आप इस केस में देखें तो आप कह लें कि आपके पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, आप कह लो कि ओरिजिन से आप किसी पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई आपने एक पॉइंट को स्टडी किया है, तो वो आपके जैसे सूरज यहाँ पे ये जमीन है, तो आप बोलोगे कि भाई उसका जो पोटेंशियल है वो हम यहाँ सेंटर से एक तरह से देखेंगे। तो अब उसका जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा उसमें दो टर्म आ जाएंगी, एक रोटेशन की वजह से और एक पोजीशन की वजह से। तो आप बोलोगे कि एक उसमें सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल होगा और एक उसका पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल है वो होगा। तो इसका मतलब इक्वेशन वन में जो दो टर्म्स आ रही थी पोटेंशियल के बारे में, आपने उसे एक नया नाम दे दिया इफेक्टिव पोटेंशियल। तो VER ये सम होता है दो तरह के पोटेंशियल्स का, जिनको आगे चल के अभी हम देखते हैं। तो इक्वेशन वन क्या रूप ले लेगी, तो आप लिखेंगे 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस VER यानी इफेक्टिव पोटेंशियल। अगर आप इसकी फिजिकल टर्म में कहें तो आप कहेंगे एक पार्टिकल है जिसका मास म्यू है, सेंट्रल फोर्स के तहत आप उसे ऑब्जर्वर कहां पे है, ओ पे है। ठीक है, और वो जब पॉइंट मूव करेगा तो वो हमेशा आपके पास यानी जब आप उसे फोकस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका रुख हमेशा उसी पार्टिकल की जानिब रहेगा, उसका फेस की जानिब रहेगा। ठीक होगी बात। तो अब जैसे मैं कह चुका हूं इक्वेशन थ्री मुझे क्या बताती है, रेडियल काइनेटिक एनर्जी बता रही है, और उसका अगला हिस्सा VER मुझे क्या बता रहा है, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। अब जो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, हमने कहा इसके अंदर दो पार्ट हैं, जैसे आप इक्वेशन टू में देख रहे हैं, एक कौन सा है VR और एक कौन सा है 1/2 L स्क्वायर म्यू आर। तो अब ये दो पार्ट कौन कौन से थे, मैंने कहा था VR क्या है, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन की वजह से है, और जो आपके पास सेंट्रल फोर्स की वजह से पोटेंशियल होगा, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी ऑफ रेडिएशन की वजह से कहेंगे, तो वो बराबर होगा 1/2 L स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर। एल आपने याद होगा कि इंटीग्रल ऑफ मोशन में पढ़ा था आपने पास फर्स्ट, तो आप उसकी वैल्यू प्लेस करो तो आप इसे इस रूप में लिख सकते हैं 1/2 म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी ऑफ आपके पास आ गया रेडियल मोशन में। तो जनाब दोनों पोटेंशियल अब आपको समझ आ रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि आप जब फोर्स लिखते हैं पार्टिकल पे, जो सेंट्रल फोर्स होती है, तो यानी इस मामले में तो उसमें एक सेंट्रल फोर्स होगी और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। तो इस बात का मैं प्रूफ देता हूं आपको कि जब आप कहोगे इस पार्टिकल पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, तो अब आप कहेंगे दो, एक सेंट्रल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे, जरा वो देख लेते हैं। ये आपके पास लैग्रांजियन इक्वेशन है, आप कह सकते हैं जनरलाइज्ड लैग्रांजियन इक्वेशन है। अगर मैं इन टर्म ऑफ आर, चूंकि मैं वन डायमेंशन में उसे ले आया हूं, इन सिर्फ कोऑर्डिनेट आर है मेरे पास, तो अब आप इसे कैसे लिखोगे कि भाई डी बाई डी टी पार्शियल एल वो पार्शियल आर डॉट माइनस पार्शियल एल वो पार्शियल आर। यहाँ पे जो लैग्रांजियन बनेगा एक प्लेन के अंदर वो ये होगा 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस वी आर। जब आप इसको आर डॉट के लिहाज से देखोगे तो ये आर डॉट वाली एक ही टर्म है, 2 से कट जाएगा, म्यू आर डॉट आ जाएगा। फिर जब आप आर के लिहाज से देखोगे तो दो टर्म्स आ जाएंगी आपके पास, तो वो आपने दोनों टर्म्स लिख दी आर के लिहाज से डिफरेंशियल करने से। ये दोनों वैल्यूज उठा के आपने यहाँ पे इक्वेशन 4 में प्लेस की हैं। यहाँ से जब आप इसे डिफरेंशियल करोगे म्यू आर डबल डॉट हो जाएगा,
बनेगा, ये अब आपके पास नेगेटिव अंदर चला जाएगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। चूंकि आप सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव होती है, ग्रेडियंट का कंसेप्ट आ जाता है, तो क्या माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर एफ आर आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो चूंकि आप प्लस में है तो नेगेटिव इधर ले आए तो माइनस एफ आर लगाया जा सकता है। ये दोनों नेगेटिव की टर्म में उठा के दूसरी तरफ ले जाए। तो इक्वेशन नंबर जरा 5 को स्टडी करें तो ये इक्वेशन नंबर 5 जो आपके सामने आ रही है, क्या ये आपकी फोर्स एक्टिंग है? क्या इसमें एफ आर कौन सी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। म्यू आर थीटा डॉट कौन सी फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो क्या आपने इस चीज को साबित किया कि जो फोर्स लग रही है उसके दो तरह की फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपने वो इक्वेशन 5 में वो बात प्रूफ कर दी। तो अब आप इस बात में हक बजानी पे समझने में कि पोटेंशियल भी कितनी तरह के होंगे, 2 तरह के, एक आपके पास सेंट्रल फोर्स की वजह से और एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो जनाब ये बात तो अब खत्म हो गई। अब आगे चलते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं कि सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव होती है ग्रेविटेशन के लिहाज से। अगर हम देखें तो हम इस टूल को समझते हैं अभी कि माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल आर, अगर आप इसमें देखें तो के कांस्टेंट है, माइनस के बाई आर। यहां से अगर आप वी निकालना चाहें तो वो माइनस के बाई आर आ जाएगा। तो अब मैं तय कर चुका हूं कि जो आपका अफेक्टिव पोटेंशियल है वो अब आपके पास एक जनरल है और एक आपका सेंट्रल फोर्स की वजह से है। दोनों की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहां पे। अब जैसे हमने क्या किया, वी आर मैं पढ़ चुका हूं पहले, किसके बराबर आ चुका है? माइनस के बाई आर। तो ये वैल्यू मैंने वहां पे प्लेस की। अब जरा समझने वाली बात है, मैं दोनों पोटेंशियल्स के अलग अलग ग्राफ बनाऊंगा। अगर आप पहले वी आर को सिर्फ समझो तो माइनस के बाई आर, तो आपके पास ये ग्राफ उसका आएगा। ये एंड आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी और पोटेंशियल सेम ग्राफ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक होगी बात, अफेक्टिव पोटेंशियल को। तो सॉरी, तो अब आपके पास यहां से जरा टूल देखें, जो वी आर है वो माइनस के बाई आर के बराबर है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो क्या होता जाएगा? क्या वी आर का जवाब नेगेटिव में नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर नेगेटिव होगा फॉर वेरी लार्ज आर, क्योंकि आपके पास ये वाली टर्म डोमिनेट कर रही होगी, ठीक होगी बात। तो आप कहोगे कि अगर मैं बढ़ाते बढ़ाते लार्ज आर है ना, अगर मैं उसे इंफिनिटी पे ले जाऊं, अगर आप आर इंफिनिटी पे करेंगे तो क्या आपका अफेक्टिव पोटेंशियल भी जीरो नहीं हो जाएगा? ठीक होगी बात। अब जरा देखें स्मॉल आर का क्या सीन है। जब आप स्मॉल आर के लिए चलोगे तो क्या जनाब आपके पास ये वाली टर्म डोमिनेट नहीं होनी जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म जो आपके पास है? तो जनाब अब आप कहोगे कि आर जैसे जैसे जीरो के पास जाएगा तो क्या आपके पास इसका वीसीएफ का आंसर बढ़ता जाएगा? क्योंकि आर कम होता जाएगा तो वीसीएफ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह कि जैसे जैसे आर कम हो रहा है इसकी वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती चली जा रही है। अब अफेक्टिव पोटेंशियल, अब आपके पास ये आपके पास कौन सा आ गया? सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी वाला। ये कौन सा आ गया? एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी वाला, डॉटेड लाइन में। इन दोनों को मिलाते हैं तो अफेक्टिव पोटेंशियल ये लाइन आ गई आपकी, जहां पे VER लिखा हुआ नजर आ रहा है। समझ आ गई बात? तो ये एक बड़ा अहम कंसेप्ट है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं इसे लेके चलता हूं। पहले मैं कुछ चीजें वैसे ही बता दूं। आपके पास ये जो लाइन है ये आपका एक तरह से एक्सिस है, इससे ऊपर वैल्यू पॉजिटिव है, इससे नीचे वैल्यू नेगेटिव है। तो अब आप ये नेगेटिव वैल्यूज में ग्राफ बना हुआ देख रहे हैं, जो एक कर्व सी बनी हुई है। यहां पे एक डॉटेड लाइन आपको दिख रही है। क्या ये डॉटेड लाइन हमारे ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है? ये आगे बड़ा की पॉइंट है कि ये डॉटेड लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। एक तरह से आप इसे बाउंड का नाम देंगे, ठीक है। और यहां पे जो सबसे कम वैल्यू वो एक ही वैल्यू होगी ना, तो मैं उसको एक पॉइंट पे कट कर रहा हूं कि ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। यहां पे ये बात ज़हन में रखनी है आपने, आगे चल के मैंने इसका रेफरेंस देने हैं, ठीक होगी बात। तो अब इनसे क्या हासिल होता है ये जरा समझते हैं। तो अब आपने देखा कि जो अफेक्टिव पोटेंशियल का ग्राफ आया था वो कंप्लीट लाइन में आपको दिख रहा है। टी यहाँ पे जो है ना वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। इतने हिस्से में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दिखाई है। इसका मतलब जो रेडियल मोशन है वो आपके पास सिर्फ इतने हिस्से में ही मुमकिन है, यानी नेगेटिव वाले पार्ट के कुछ हिस्से में वो मुमकिन है, ठीक है। तो आप जैसे मैंने कहा ये ग्राफ मैंने V में लिखा है, आप E में भी बना सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास, यानी शो किया जा सकता है उस चीज को। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे मैंने कहा कि आपके पास चंद फाइनाइट वैल्यूज के लिए ही वो मुमकिन है R डिस्टेंस से। तो जनाब शुरू करते हैं।
आप देखो जरा इस प्लॉट में, आप कहोगे कि जो आपने बनाया है इसमें एक मिनिमम वैल्यू है, जिसमें फाइनाइट नेगेटिव वैल्यू है, जिसमें एक बाउंड स्टेट आ रही है, बाउंड ऑर्बिट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप कहेंगे कि एक रेंज बन गई जिसमें बाउंड ऑर्बिट्स अलाउ किए जा सकते हैं। कैसे, जरा इस वाली फिग में समझो। अब आपके पास ये ऊपर वाली फिग है, यहाँ पे ये एक पार्ट बना था, मैंने इसका उल्टा भी बना दिया, यानी कि आप कह लो मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट ले आया हूं, ठीक है। तो अब आपके पास हम कहेंगे, ये एक बड़ी अहम बात है कि जब आप वी इफेक्टिव पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे तो वो आपके पास एक मिनिमम फाइनाइट नेगेटिव वैल्यू रखेगा यहां पे, ये वाली, जो अलाउ करेगी आपको एक रेंज ऑफ बाउंड ऑर्बिट्स की। कैसे, वो जरा समझते हैं। अब बाउंड मोशन क्या है, या आप क्या होगी जिसमें हम कहेंगे आर डॉट वैनिश हो जाए। ये शर्त याद रखनी है कि आपका जो ऑर्बिट बाउंड होगा वो उसकी शर्त होगी कि आर डॉट वैनिश हो जाए। अब हम कहेंगे कहां पे वैनिश हो जाए, जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जो आर है उस पे आपका आर डॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका दूसरा मतलब भी लिया जा सकता है कि बाउंडेड मोशन में आपके बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी आर मैक्सिमम और आर मिनिमम। अब जरा इसको देखते हैं कि मोशन जो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जीज पे हम स्टडी करेंगे, इस ग्राफ की मदद से हमें समझ आएगी। आप देखो कि आर मैक्सिमम और आर मिनिमम अगर है आपके पास किसी भी स्टेज जगह के लिए, तो ये जो इक्वेशन आपने इक्वेशन 3 पढ़ी थी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अभी अभी तो कहा कि अगर मोशन बाउंड है तो आर डॉट वैनिश हो जाएगा। अगर आर डॉट वैनिश हो गया तो इसका मतलब ये टर्म गायब हो जाएगी, तो ई बराबर आ जाएगा किसके, वीई के, यानी एनर्जी मेरी अफेक्टिव पोटेंशियल के बराबर आ गई। ठीक है बात। अब इसका एक और पहलू भी लेते हैं कि अगर मैं यहां से वीई इस तरफ ले आऊं तो ई माइनस वीई आर बराबर आ जाएगा 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल। इसका मतलब ई जो आपके पास यहां से मुझे समझ आ रहा है कि किसी भी पॉसिबल रेडिएशन मोशन के लिए ई या तो बराबर हो इसके या इससे बड़ा हो, क्योंकि ई बड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अगर ई आपके पास कह लो वी आर बड़ा है तो ये जवाब तो माइनस में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस में आ जाएगी, जो कि मुमकिन नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि आपके पास रेडियल मोशन के लिए जो शर्त है वो आपके पास ये है कि जो आपकी एनर्जी है वो अफेक्टिव पोटेंशियल के या बराबर हो या उससे बड़ी हो। अब जरा यहां पे वापस आओ, ये ग्राफ मुझे क्या समझा रहा है। अब आप देखो, ये वो डॉटेड लाइन थी जो मैंने आपको कहा था, ये जरा याद रखना है, ये वाली जो ऊपर से 2 कट आ रहे हैं रेडियस के ना, जो आपका पाथ है उस पे 2 कट लगे हुए हैं। तो आपने वो जो 2 कट लगाए थे जरा उनको स्टडी करो, क्या आपको एक एलिप्टिकल पाथ मिल रहा है। ठीक होगी बात, यानी जहां आपका इफेक्टिव पोटेंशियल को एनर्जी 2 पॉइंट पे कट करती है वहां पे आपको एक एलिप्टिकल पाथ मिल रहा है। ओके हो गया। और जहां पे एक पॉइंट पे कट करती है वहां पे एक सर्कुलर ऑर्बिट मिल रहा है आपको। ये भी एक चीज समझने वाली है कि जब आपकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो एक आपको सर्कुलर ऑर्बिट मिलेगा, जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो आप एक एलिप्टिकल ऑर्बिट पे शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक होगी बात। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट आता है हमारे पास अफेक्टिव पोटेंशियल का, और हमने क्लासिफिकेशन देखी कि ऑर्बिट्स कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं एनर्जी की बुनियाद पे। तो ये चीज बहुत अहम है, आपके पास एक तरह से कंसेप्ट है। अच्छा, अब जरा अगली बात पे चले जाते हैं कि आपके पास इसका मतलब यहां से जो अफेक्टिव पोटेंशियल है वो लाजमी इस कर्व में नीचे ही होगा, नेगेटिव वाली साइड में ही होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी बड़ी होगी, इफेक्टिव पोटेंशियल कम होगा, तभी काइनेटिक बनेगी आपके पास किसी भी रेडियल मोशन के लिए, जैसे आप इस केस में यहां पे देख रहे हैं। तो पार्टिकल जिस सेंट्रल फोर्स में जिस पाथ में मूव कर रहा है उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट देते हैं। अब आप कहोगे कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी भी, शर्त क्या है। तो शर्त यह है कि जो पोटेंशियल है उसका पाथ के लिहाज से चेंज ना आए, यानी कि आप डिफरेंशियल लो इफेक्टिव पोटेंशियल का तो जवाब क्या आ जाए, 0। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 एट r इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक होगी बात, यानी आर नॉट हुआ है जहां पे आपकी मिनिमम पोटेंशियल है। तो अब यहां से जो नतीजे हासिल हुए वो रिवाइज कर लेते हैं। आप कहेंगे किसी भी बाउंडेड मोशन के लिए जो आर यानी बाउंडेड रीजन है, टोटल एनर्जी हमेशा या इफेक्टिव पोटेंशियल के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ठीक है।
तो अगर आपकी एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो गई तो आपका मिनिमम रेडियन डिस्टेंस तो होगा मगर मैक्सिमम नहीं होगा, यानी मोशन अनबाउंडेड हो जाएगी। यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगी। जरा ऊपर चल के समझते हैं क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो आपका पास आप फ्री हो जाएंगे, यानी आप बाउंड नहीं रहेंगे। तो आपके पास चूंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपके पास इस तरीके से समझाया जा रहा है कि इफ ई इज ग्रेटर देन 0 तो आपका मिनिमम रेडियल डिस्टेंस, तो मुझे नजर आ रहा है कि यहां पे आप कोई लाइन खींच दें तो मिनिमम रेडियल डिस्टेंस तो होगा, जैसे यहां पे है, ये है, यहां पे मिनिमम रेडियल डिस्टेंस तो होगा मगर आपके पास मैक्सिमम कोई नहीं होगा। ठीक होगी बात? तो मोशन क्या शुमार की जाएगी? अनबाउंडेड शुमार की जाएगी। ओके होगी बात? अब जनाब क्या है कि हम कह देते हैं कि जो यहां से हमने शुरू की थी कि जो इंटीग्रल ऑफ मोशन था उसी को लेते हैं। यहां से मुझे आर डॉट देखना है तो आर डॉट इधर ही रखो, बाकी सारी चीजें उधर ले जाओ, जैसे मैंने यहां पे कर दिया, इक्वेशन 8 बना दिया है। तो ये अब आर डॉट स्केयर आ गया 2/μ, यानी यहां से मैंने वो वैल्यू निकाल ली है। ठीक होगी बात? अब क्या है, आर डॉट अगर आप चाहिए डी आर बाई डी टी, यहां से थीटा से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो थीटा डॉट आ जाएगा। जो आपका एक और दूसरा इंटीग्रल ऑफ मोशन है वो है L इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट। वहां से थीटा डॉट की वैल्यू लेके मैंने प्लेस की है यहाँ पे, तो ये थीटा डॉट की वैल्यू लगी हुई है। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे डी आर ओवर डी थीटा चाहिए, तो ये दोनों फैक्टर उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 10 बन गई आपके पास। अब यहां पे इक्वेशन 10 में आर डॉट की ये वाली वैल्यू डालो जो 8 में से निकली थी, यानी इक्वेशन 8 की जो आर डॉट वाली वैल्यू 10 में डालो। यहां पे तो आर डॉट स्केयर है, जबकि मुझे आर डॉट चाहिए तो इसका स्केयर रूट डाल दो। तो आप देखो मैंने वही किया, इक्वेशन 8 को जब 10 में डाला तो मैंने आर डॉट के ऊपर वो स्केयर रूट डाल दिया। अब यहां पे अगर देखा जाए तो कुछ चीजें एडजस्ट की जा सकती हैं, कॉमन ली जा सकती हैं। ठीक है बात? तो वो अब आपके पास मैंने क्या किया कि 2 तो पहले से था, म्यू जब म्यू अंदर जाएगा तो अब आप उससे जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है तो म्यू स्क्वायर होना चाहिए, ताकि आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वापस म्यू बन सके। तो ये जब म्यू अंदर जाके ज़रब खाएगा तो म्यू स्क्वायर होगा, तो वो दोनों फैक्टर से ज़रब खाएगा। जब इससे ज़रब खाएगा तो म्यू म्यू से कट जाएगा, जब इससे ज़रब खाएगा तो म्यू ऊपर आ जाएगा। तो ये चीज आपके पास इस तौर पर, इसी सेम केस फॉर आर सेम केस फॉर एल आप समझ सकते हैं कि जब अंदर लाना है तो इनका स्क्वायर कर लो, तो ये म्यू स्क्वायर आर की पावर 4 और एल की पावर 2 होके अंदर जाएगा। इस वाले फैक्टर से भी ज़रब खाएगा, इस वाले फैक्टर से भी ज़रब खाएगा। तो वो आपने सॉल्व आउट करके लिख दिया इस तौर पे। ठीक है? अब ये डी आर ओवर डी थीटा, मैं थीटा डी थीटा इधर ले जाता हूँ, स्क्वायर रूट वाला फैक्टर नीचे ले आता हूँ, वो डिवाइडिंग फैक्टर आ गया। अब आप जाहिर इंटीग्रल अगर लेते हैं इस चीज का तो डी थीटा जाहिर आपके पास रेंज आ जाएगी थीटा से थीटा नॉट की। थीटा नॉट आपकी इनिशियल होगी और थीटा आपकी फाइनल वैल्यू होगी। जाहिर है वो स्वीप करेगा, जब आप रेडियल मोशन कर रहे हैं तो थीटा में क्या आएगा? चेंज आएगा। तो अब आपके पास जाहिर सी बात है इसमें हम कहेंगे आर नॉट से आर रेडियस भी आपका चलेगा, यानी आपने जो लिमिट्स ली हैं आर नॉट पे थीटा नॉट था और आर पे आप थीटा आ गया आपका। तो ये जनाब आपने यहाँ से आर स्क्वायर बाहर निकाल के आर का लिख दिया, यहाँ से आर 4 था ना तो वो आर स्क्वायर के तौर पे आ गया। अब एक सब्स्टिट्यूशन हमने पहले पढ़ी हुई है कि u बराबर होता है 1 ओवर आर के, तो डी यू किसके बराबर आ जाएगा? -1 ओवर आर स्क्वायर डी आर के। तो ये दोनों वैल्यूज मुझे प्लेस करनी है, यहाँ पे डी आर है तो क्या यहाँ पे आर स्क्वायर भी दिख रहा है मगर ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव साथ में लगा देते हैं, तो डी यू आ जाएगा इस सारे की जगह आर, यानी डी आर ओवर आर स्क्वायर। डी आर ओवर आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? डी यू विद नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव मैंने बाहर निकाल दिया। अब बाकी क्या है? ये वी आर है तो 1 आर की जगह 1 ओवर यू आ जाएगा, ये 1 ओवर आर स्क्वायर है तो इसकी जगह यू आ जाएगा। तो ये अब आपके पास एक तरह से थीटा के लिहाज से जो वेरिएशन आएगी वो भी हमने स्टडी की। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था, यानी हमने इफेक्टिव पोटेंशियल का कंसेप्ट समझा, फिर हमने क्लासिफिकेशन को देखा कि ऑर्बिट्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, फिर हमने स्टेबिलिटी की शर्त को भी डिस्कस किया कि इस शर्त पे आपका ऑर्बिटल क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।